नमस्कार मित्रों, कक्षा 12वीं योग भारती विषय हिंदी। इस पाठ्यक्रम के अभ्यास क्रम के अनुसार हम आदर्श बदला नामक कहानी को लेकर देख रहे थे। उसमें पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में इस कहानी को लेकर कुछ हिस्सा हमने देखा था। इस कहानी के कुछ घटनाक्रम को लेकर, कुछ प्रसंगों को लेकर हम देख चुके हैं। फिलहाल वे तीसरे इस पार्ट में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक इस कहानी के माध्यम से, जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है बैजू बावरा, दूसरा प्रमुख पात्र है तानसेन, और इन पात्रों के माध्यम से हम इस कहानी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ तक आ चुके थे कि बैजू बावरा अपने पिता के मृत्यु दंड का बदला लेने के लिए तानसेन के साथ बदला लेना चाहता है। इसलिए गुरु पंडित हरिदास जी के माध्यम से राग विद्या में वह निपुण हो जाता है। ये तपस्या 12 सालों तक अपने गुरु के पास वह कर लेता है, और उसे प्राप्त करने के बाद आगरा शहर के बीच वही घटना दोबारा होने जा रही है, जो कि नवयुग के रूप में बैजू बावरा अपने पिता के समान उस आगरा शहर में प्रातः काल में गाता हुआ चला आता है। अब वह परिपूर्ण राग विद्या से वह कुशलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। इसके कारण वह गाता हुआ जब आ जाता है तो आगरा शहर के सुनने वाले लोग उसके पीछे पीछे चले आते हैं। इतने मधुर गान के साथ वह गीत गाता इस शहर में आ चुका है। ये बात जब तानसेन को मालूम होती है तो तानसेन के सिपाही उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हो जाती है कि तानसेन के जो सिपाही हैं इस नवयुवक यानी बैजू बावरा को पकड़ने के लिए आते हैं, तो बैजू बावरा के इस गीत में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको सूझ भी नहीं रहती है कि हमें आदेश क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किसके लिए यहाँ आए थे। ये कुछ भी उन्हें इस बात की सूझ नहीं रहती है। इतना सुंदर गान ये बैजू बावरा नवयुवक उस आगरा शहर में गा रहा था। लोग सुन रहे थे, सिपाही सुन रहे थे और उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और ये दौड़ते 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 तानसेन के वहाँ ये सब लोग आते हैं। अचानक गाना बंद हो जाता है। तभी सिपाहियों को आ जाते हैं कि हम किस लिए आए थे। तो इतना सुंदर गीत ये बैजू बावरा गा रहा था, क्योंकि उन्होंने संगीत के बीच का पूरा ज्ञान आत्मसात किया था। और उसे पकड़कर जब तानसेन के सामने खड़ा किया जाता है तो तानसेन उसे कह देता है कि राग विद्या के बारे में आप नियम जानते हैं क्या, या इस शहर में अगर कोई गीत गाता है तो इस शहर की एक रीति है, नियम है, इसके बारे में जानकारी है क्या। लेकिन नवयुवक पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ है और उसे कोई मौत का डर नहीं है, और उसे तानसेन से कह देता है कि मेरे दिल में जीवन का कोई मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। और उसे उसके उस तानसेन के सामने खड़ा करने के बाद वो आत्मविश्वास के साथ कह देता, क्योंकि
बदला तानसेन से लेना था। किसको? तो इस बैजू बाबा को। जब उसे अकबर के दरबार में खड़ा किया जाता है तो सम्राट अकबर उसे कह देते हैं कि तुम्हारे दोनों के बीच गान युद्ध होगा, वड़ी में होगा, और एक शर्त रखी जाती है। बैजू बावरा से अकबर सम्राट कहते हैं अगर तुम हार गए तो तुम्हारी जान तानसेन के हाथों में है, अगर तुम जीत गए तो तानसेन की जान तुम्हारे हाथों में है। इसी प्रकार की शर्त उसके सामने रखने के बाद ये बात तय हो जाती है कि गान युद्ध होगा, कल सुबह होगा, शहर के बाहर वन में होगा, और उस दिन बैजू बावरा को वही सिपाहियों के नज़र में रखा जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ तक आ चुके थे, जो कि इसके पूर्व की कहानी इसी प्रकार की थी। अब देखिए कि बैजू बावरा और तानसेन के बीच गान युद्ध होने वाला है। दूसरे दिन क्या हुआ इसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांध कर निकल रहे थे। तो बात है कि इस गान युद्ध की उत्सुकता, इस युद्ध की देखने की उत्सुकता शहर के लोगों के बीच भयंकर थी। दूसरे दिन जब इन्हें सूरज उगा शहर के बाहर ये गान युद्ध होने वाला था, और बैजू बावरा ने एक बात कही थी कि ये जो मृत्यु का तमाशा है इस गान युद्ध के बीच होने वाला है, इसे देखने के लिए शहर के सामान्य से सामान्य लोग भी देखने को आने दीजिए। इसी प्रकार की बात बैजू बावरा ने रखी थी, और उसके आज्ञा के अनुसार शहर में के सभी लोग, देखिए एक ऐसा प्रसंग है, शहर के सभी लोग, सामान्य से सामान्य लोग पगड़ियां बांधकर इस गान युद्ध को देखने के लिए शहर के बाहर निकल पड़े, क्योंकि उनको भयंकर ऐसी उत्सुकता थी। और दूसरी बात यह है कि बैजू बावरा का ये जो संगीत है, गान है, इसके बारे में चारों ओर धाक बन बैठी थी, प्रभावित हो चुके थे लोग उसके गान को लेकर, और वे तमाशा देखना चाहते थे इस गान युद्ध का। तो ये सारे लोग पगड़ियां बांधकर उस नज़ारे को देखने के लिए गांव के बाहर निकले। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर के बाहर वन में नया नगर बसने जाने को है। वहाँ जहाँ कनाते लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियाँ की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी, उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि कभी सूरज निकला है या नहीं, अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ सुदर्शन जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जो कि तमाशा देखने वालों की संख्या गांव के बीच सामान्य लोगों की थी, उनकी मानसिकता का यहाँ चित्रण किया है। और यहाँ सुदर्शन जी बताते हैं कि गांव के लोगों की अवस्था ऐसी हो चुकी थी कि किसी बच्चे को अगर रात को अगर हम कहें, क्या कहें कि प्रातःकाल तुम्हें मिठाई मिलेगी, तो बच्चा इस लालच में आधी रात को उठकर फिर नहीं देखता है कि सूरज उगा है या नहीं, क्योंकि उसे उस मिठाई की प्रतीक्षा होती है, वह उसे प्राप्त करने की लालसा होती है।
ऐसी अवस्था यहाँ गांव के लोगों की थी। और यहाँ कौन सी व्यवस्था हो चुकी थी? देखिए, जहाँ गांव युद्ध होने वाला था, ये सब आगरा शहर के बाहर जंगल में, वन में होने वाला था। वहां तक जाते समय बीच बीच में कनाते, ऐसा एक शब्द है। देखिए, कनाते का अर्थ है मोटे कपड़े की दीवार। जो जगह जगह पर कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम सड़कों के ऊपर ऐसे कपड़ों की दीवारें लगाते हैं, सुशोभित करते हैं। ऐसी बात यहाँ जंगल तक या उस वन तक जाने के लिए यह बनाई गई थी। चांदनिया ऐसा एक शब्द है। देखिए, चांदनिया का अर्थ है कि शामियाना, जो कि लोगों को वहाँ कुछ अतिथिगण लोगों को बैठने के लिए इस शामियाना की, चांदनिया की भी यहाँ व्यवस्था कर रखी थी। कुर्सियाँ वहाँ सजा कर रखी गई थी। अब लोगों के मन में एक उद्विग्नता, ऐसा एक शब्द है। देखिए, उद्विग्नता का अर्थ है जो कि इसका अर्थ है घबरा, ये कठिन शब्द है। और ये उद्विग्नता और अधीरता कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कब एक बार तानसेन तथा बैजू बावरा के बीच ये गाड़ी युद्ध शुरू हो जाए। और वह प्रसंग देखने के लिए लोगों का मन यानी क्या मन में लालसा उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में देखिए कि वह प्रसंग सामने ही आ गया। देखिए क्या होता है कहानी के आगे, इस अगले प्रसंग में। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसके आंखों में निर्भयता थी। तो बात ऐसी कि वह समय जहाँ के ऊंचे स्थान पर एक सिंहासन रखा गया है, वहाँ सम्राट अकबर बैठे हैं। उसके सामने फिर दोनों स्थानों पर ऐसी व्यवस्था इस गान युद्ध के लिए यानी यहाँ कर रखी है। एक तरफ तानसेन बैठे हैं, दूसरी तरफ बैजू बावरा बैठा है। और ये इनके बीच राग विद्या को लेकर यानी प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसके हाथों हारने वाले की जान रहेगी। ये शर्त ही बादशाह ने सामने रखी थी। और बड़ा आत्मविश्वास तानसेन को है, क्योंकि आपको मालूम है तानसेन सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। संगीत क्षेत्र के ज्ञाता थे, विद्वान थे, निपुण थे। इसलिए सम्राट अकबर ने उनको 9 रत्नों में से एक वे मानते थे। और एक आत्मविश्वास यहाँ तानसेन के बीच यानी पहले से ही रहा है। और उसका कायदा कानून शहर के बीच क्या होता है ये तो आपने कहानी के अनेक प्रसंगों के माध्यम से देखा ही है। अब देखिए कि इन दोनों के बीच अब गान युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो जय हो, बलहरी बलहरी की ध्वनि निकलने लगी। अब बलहरी ऐसा एक शब्द है इस परिचित में। बलहरी इसका अर्थ यह है कि कुर्बान हो, निछावर होना, निछावर कर देना, यह इसके संदर्भी अर्थ है बलहरी के। अब देखिए कि इस गान युद्ध की शुरुआत हुई। इनको दोनों को सामने बिठाया गया सम्राट अकबर के दरबार में, जो कि जहां वन में बनाया हुआ था। और अकबर ने घंटे बजाने के बाद ये प्रतियोगिता शुरू हुई। तानसेन अहंकारी थे, अपने राग विद्या को लेकर, संगीत को लेकर मेरे जैसा कोई नहीं है, इसी प्रकार से भावना से परिपूर्ण ये तानसेन थे। इसलिए तो बैजू बावरा के पिता को मृत्यु का दंड दिया उन्होंने। और इसका बदला लेने के लिए तो तपस्या करने के बाद बैजू बावरा ने इस विद्या को आत्मसात करके ये संगीत के माध्यम से
बदला लेने की बात यहाँ बैजू बावरा के बीच है। इसलिए यहाँ ये शुरू हुई, घंटी बज गई, तो कुछ सवाल तानसेन ने संगीत विद्या के बारे में कहे गए। तो पूरी कहानी क्या है विद्यार्थी मित्रों, कि संगीत इसका ये जो विषय है इस कहानी का संगीत के माध्यम से। अब देखिए कि राग विद्या की बात, बैजू बावरा की बात तथा तानसेन की बात को लेकर जो बार बार जिक्र यहाँ आ रहा है और संगीत को लेकर आ रहा है। राग विद्या इस शब्द का कई बार मैंने प्रयोग किया। अब देखिए कि राग विद्या यानी संगीत के बीच यानी जो अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, अनेक राग है। ऐसा कहा जाता है कि जो महादेव है, जो कि हमारे देवता हैं, उस काल से लेकर आज तक अनेक गान विद्वानों ने अनेक रागों का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि रागों की संख्या निश्चित नहीं है। रागों की संख्या कितनी है? कहा जाता है कि 1000 या 2000 तक इस रागों की संख्या है। लेकिन कुछ मूल ऐसे जो राग है, जैसे कि तानसेन ने अपना एक राग निर्माण किया था, टोडी नाम का राग, और ये जो राग है तानसेन के नाम से जाना जाता है। मल्हार राग है या भैरवी राग है, बहार राग है, गोपाली राग है, मालकोश ये राग है। तो ये अनेक अनेक प्रकार के ये राग विद्या के प्रकार है संगीत जगत के अंतर्गत के। और इससे परिपूर्ण व्यक्ति यानी वह विद्वान कहलाता है। अनेक विद्या ने राग विद्या का राग विद्या को ज्ञान, राग विद्या का ज्ञान आत्मसात करने वाला या नए रागों का निर्माण करने वाला ये विद्वान कहा जाता है। और ये तानसेन इसमें विद्वान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उस्ताद निकले बैजू बावरा। तो इन दोनों के बीच अब सवाल जवाब की बात हुई। संगीत विद्या के बारे में कई प्रश्न पूछे गए तानसेन के माध्यम से, और उसके सही सही उत्तर यहाँ बैजू बावरा ने दिया। लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने जय जयकार किया। किसका किया? तो यह बैजू बावरा का किया। बलहारी बलहारी इसी प्रकार की ध्वनि निकलने लगे और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे बैजू बावरा के, क्योंकि इस शहर में, इस राज्य में केवल तानसेन से बढ़ चढ़कर कोई ऐसा संगीत विद्या का ज्ञाता नहीं है। इसी प्रकार की जो बात कही जाती थी और इसी प्रकार का जो अहंकार यहाँ तानसेन के बीच था, उसके लिए कोई उस्ताद यानी मिल चुका है और उन्होंने इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब मूल जो यहाँ प्रतियोगिता होने वाली थी क्या है, देखिए कि संगीत को लेकर होने वाली थी। ये संगीत के संदर्भ में प्रश्न हुए। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। पंडित हरिदास के माध्यम से इस राग विद्या का पूरा ज्ञान आत्मसात करने के बाद यह आत्मसात क्यों किया बैजू बावरा ने? तो केवल अपने पिता के मृत्यु दंड का बदला नहीं। तो देखिए कि कोई बात, कोई घटना मनुष्य को एक नए मोड़ को कैसे लाकर खड़ी कर देती है, और उसके माध्यम से अगर यह रास्ता आदर्श है, जैसे कि यह आदर्श रास्ता पकड़कर ही या इस राग विद्या को आत्मसात किया गया है बैजू बावरा। वैसे ही सामान्य लोगों के लिए भी एक घटना मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करती है, पूरी जिंदगी को बदल देती है। ऐसी बात यहाँ बैजू बावरा के बीच हुई और उन्होंने इस राग विद्या को आत्मसात किया केवल इस तानसेन से बदला लेने के लिए। और जब इस राग गान युद्ध की शुरुआत हुई, बैजू बावरा ने अपने तान पर
पर्दे के ऊपर इन्हें उंगलियां चलाना शुरू कर दिया। और जब इन्हें उसका जो नाद है, जब इन्हें आवाज़ है, जब इन्हें निकलने लगे तो इतने मंत्र मुग्ध हो गए सुनने वाले, निशब्द हो गए, बहती हुई हवा रुक गई। इतना असर इस संगीत का वहां इस माहौल में निर्माण हुआ। लोग यानी क्या है, सुधिहीन अपनी सूद बूद ही यानी कि उनकी चली गई, बेहोश हो गए। और यहाँ ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्मानंद यानी कैसा आनंद, जो कि अलौकिक आनंद ऐसा कहा जाता है। और इस संगीत के माध्यम से ये ब्रह्मानंद यानी मिलता है। संगीत यानी ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता माना जाता है। संगीत के माध्यम से हम ईश्वर को यानी प्राप्त कर सकते, इतनी शक्ति संगीत के अंतर्गत होती है, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ जब उन्होंने अपने तान से यानी उसके पर्दे के ऊपर यानी हाथ चलाकर जब यानी संगीत यानी शुरू हुआ तो बहती हुई हवा रुक गई। इतनी ताकत यानी यहाँ होती है। राग मल्हार में जब इन्हें कोई गाता है तो यानी बरसात होना शुरू कर देती है इस संगीत के कारण, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो क्षमता है संगीत के अंतर्गत है। और यही एक परिचय यहाँ बैजू बावरा ने इस सम्राट अकबर के सामने और तानसेन के सामने उन्होंने कर दिया। और लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए और आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे। माहौल कैसा तैयार हुआ संगीत के कारण देखिए कि वन में भटकने वाले हरिण इस बैजू बावरा के संगीत को सुनकर आकृष्ट होकर वहां उस दरबार यानी वन में बनाए गए इस दरबार में आकर बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। ये संगीत विद्या का सुर और अच्छा परिणाम है, या अच्छे संगीत का यह अच्छा परिणाम ऐसा नजर आता है। और इसमें कुशल ऐसा ये बैजू बावरा ने अपने इस तान को बजाने के कारण, संगीत के कारण, यहाँ तक कि वन में भटकने वाले ये जो हरिण है उनके पास आकर ये संगीत सुनने के लिए खड़ी हुई। इतनी ताकत इस संगीत में होती है। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतार कर उन्हें बढ़ा दी। फूलों के स्पर्श से हरिण को सुधार आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दी, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। बड़ा प्रश्न देखिए कि ये सारा दृश्य संगीतमय इस वातावरण को जो उन्होंने बनाया, यहाँ तक कि वन में भटकने वाली हरिण उनको सुनने के लिए यहाँ आई। उनको ये भी सुध नहीं रही कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये वन का प्राणी, लेकिन संगीत में तल्लीन होकर यहाँ बैजू बावरा के पास आकर खड़ा हुआ और उसे सुध भी नहीं रहा कि इतने लोगों के बीच हम आकर खड़े हुए हैं। तो अपने इस संगीत को बजाने के बाद बैजू बावरा ने अपने गले में जो फूलमालाएं डाली थी वो निकालकर इस हरिण के गले में डाल दी। हरिण के गले में जब डालने के बाद इस फूलों के स्पर्श से फिर इस हरिण को सुध आ गई कि अरे हम इतने लोगों के बीच आ गए, हम वन में भटकने वाले ये जो प्राणी हैं उनको सुध आ गई और वे भागकर यानी वन में चले गए। तब यानी इसी बैजू बावरा ने राग विद्या का सबसे विद्वान माना जाने वाला ये जो तानसेन है उनसे प्रश्न किया कि तानसेन जी, ये जो हरिण के गले में फूलमालाएं हैं मैंने जो डाली है और हरिण यहाँ से निकल चुके हैं, अगर यानी क्या आपको अभी इस राग विद्या के माध्यम से, इस संगीत के माध्यम से दोबारा उस हरिण को बुलाना है,
और जब ये दोबारा आ जाएगी संगीत सुनने के लिए, तब मुझे मेरी माला मिल जाएगी। तभी यानी क्या है, आप कितने राग विद्या में यानी विद्या जानते हैं, ये भी मुझे देखना है। ऐसी खुली चुनौती बैजू बावरा इस विद्वान को या तानसेन को बड़ी सभा में अब सम्राट अकबर के सामने कर देता है। और अब दूसरा जो इस प्रतियोगिता में पहला ये जो संगीत का यानी संगीत बजाने का काम बैजू बावरा के माध्यम से हुआ, अब तानसेन के माध्यम से होने वाला है। अब तानसेन इस संगीत विद्या के बीच या गान युद्ध के बीच जीतता है या नहीं जीतता है, ये बात आदर्श बदला इस कहानी के चौथे भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।